रॉय मिसेस हैरिसन के घर पहुंचा तो हमरा एक वुमेन पुलिस कांस्टेबल भी थी। जिल हैरिसन नंगे पांव थी, मजमूई हालत अबतर थी। रॉय ने अपना कार्ड दिखाया। हाँ मुझे याद है, तुम तकरीब में मौजूद थे, मिसेस हैरिसन ने कहा। रॉय ने वुमेन कांस्टेबल का तारुफ बैकी के नाम से कराया। क्या तुमने मेरे बेटे को ढूंढ लिया है? सॉरी लेकिन हम नाउमीद नहीं है, रॉय ने जवाब दिया। मुझे आपसे चंद बातें करनी है। मिसेस हैरिसन ने अंदर आने का इशारा किया। कुछ देर बाद वो निश्चितगाह में बैठे थे। मिसेस हैरिसन ने वाइन या कॉफ़ी के बारे में मालूम किया। राय ने पानी की ख्वाहिश की। बैकी ने शुक्रिया के साथ इनकार कर दिया। राय ने दीवार पर फ्रेमशुदा तस्वीर देखी। माइकल सूट में मलबूस एक्सले की कमर में हाथ डाले खड़ा था। एक तस्वीर माइकल के मरहूम वालिद की भी थी। राय ने चेहरों की मुशाबत से अंदाज़ा लगाया था। मिसेस हैरिसन ट्राली में पानी और वाइन साथ लेकर वापस आई। राय ने मिसेस हैरिसन की उदासी और डिप्रेशन की मुनासबत से माजरती और हमदर्दाना कलिमात अदा किए। इस वक्त एक नौजवान लड़की कमरे में आई। इसके बाल भूरे थे, वो जीन्स और टी शर्ट में मलबूस थी। ये मेरी बेटी कार्ली है, जिल हैरिसन ने कहा। कार्ली ऑस्ट्रेलिया से शादी में शिरकत के लिए आई थी। रॉय ने खड़े होकर कार्ली से हाथ मिलाया और वो वापस बैठ गया। बैकी ने भी रस्मी कलिमात अदा किए। कार्ली सोफे के बाजू पर मां के करीब बैठ गई। मैं मुकम्मल तौर पर तकरीब मनसूख करना चाहती थी, जिल हैरिसन ने कहा, लेकिन एशले बजिद थी। इसके ख्याल में स्टूपिड बिच। कार्ली बिला तकल्लुफ एशले के खिलाफ तबसरा कर रही थी। कार्ली माँ ने टोकने की कोशिश की। माफ़ कीजिएगा, कार्ली बोली, हर एक का उसके बारे में यही ख्याल है। मेरा ख्याल है कि वो कैलकुलेटर की तरह सोचती है। कार्ली ने रॉय को देखा। क्या तुम्हारे ख्याल में तकरीब मनसूख नहीं की जा सकती? रॉय ने एहतियात से जवाब दिया, मैं नहीं जानता, शायद दो कुएं और खाई के दरमियान फंस गई थी। यूँ मालूम होता है कि तुम उसको पसंद नहीं करती हो। हाँ ये ठीक है, मैं उसे नापसंद करती हूँ, कार्ली ने साफ साफ जवाब दिया। लेकिन क्यों? क्यों का जवाब माँ ने दिया। वो प्यारी बच्ची है, ज़हीन है, मेरे साथ बहुत अच्छी है। रहने दे मामा, आप पोते पोतियों के लिए बेकरार हैं और एशली जानती है। बेटी तुम कैसी बात कर रही हो? माँ ने फिर कार्ली को रोकना चाहा। कार्ली तुम इसके बारे में ऐसी राय क्यों रखती हो? इसकी बात पर ध्यान मत दो, ये जज्बाती हो रही है। माँ ने फिर मुदालत की। ऐसी कोई बात नहीं, कार्ली ने तरदीद की। मैं जानती हूँ कि वो दौलत की भूखी है, सिर्फ मुलाजमत इसके लिए काफ़ी नहीं है। यूँ महसूस होता है कि तुम दोनों एक दूसरे को खूब जानती हो। राय ने टटोलने की कोशिश की। नहीं, एक बार मिली हूँ, वही मुलाकात मेरे लिए काफ़ी थी, कार्ली ने कहा। राय ने चेहरा सपाट रखते अगला सवाल किया। क्या तुम उसकी फैमिली से मिली हो? कैसी फैमिली? पता नहीं कौन है, कहाँ से टपकी है। एक कैनेडियन अंकल है। राय अंदर ही अंदर कार्ली के तबसुर पर दंग था। इसके वालिदैन कार क्रैश में मारे गए जब एशले 3 साल की थी। हादसा स्कॉटलैंड में हुआ था। फिर जिल हैरिसन ने बताया, इसको बेऔलाद जोड़े ने अपना लिया। वो लंदन में ही थे, फिर ऑस्ट्रेलिया चले गए। एशले 16 साल की उम्र में इनसे अलग होकर कनाडा में अपने अंकल के पास चली गई। इसकी आंटी का हाल ही में इंतकाल हुआ है, वो बहुत बिखर गई थी। बाद अज़ां इसने अपना रास्ता खुद बनाया और मैं इस बात से मुतासिर हूँ। मिसेस हैरिसन ने बात का अख्ताम किया। अफसाना है, कार्ली ने मुँह बनाया। मैं मिलते ही इसकी असलियत समझ गई, बल्कि जितना मैं समझी हूँ इससे ज़्यादा नकली है। मैं वजाहत से कासिर हूँ, इतना जानती हूँ कि इससे मेरे भाई से मोहब्बत नहीं। वो शादी के लिए बेचैन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे भाई से मोहब्बत करती है। राय दिलचस्पी से माइकल की बहन की बातें सुन रहा था, जबकि माँ मुस्तकिल बेटी को घूर रही थी। मार्क अपने फ्लैट से 10 मील दूर न्यू हेवन के अकब में चैनल पोर्ट पर था। गाड़ी इसने गार्डन सेंटर में खड़ी कर दी थी। 8 बजे के करीब गाड़ी वापस करने से कबल इसने जो चीज़ें खरीदी, इनमें बेलचा, स्क्रू ड्राइवर, हथौड़ी, छेनी, टार्च, रबड़, ग्लव्स और बूट शामिल थे। तारीकी के लिए 2 घंटे इंतजार करना था। आसाब पहले ही से हिले हुए थे। स्ट्रांग कॉफ़ी के 3 मग चढ़ा चुका था। इसे कुछ खाने की ज़रूरत थी, लेकिन पेट में बल पड़ रहे थे। एशले सख्त बरहम थी, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। इसकी नाराज़गी ने मार्क को डरा दिया था। ऐसा ही था जैसे इनके ताल्लुकात के दरमियान मौजूद स्विच ऑफ हो गया हो। मार्क को ये स्विच ऑन करने के लिए इसकी नाराज़गी खत्म करना थी। एशले की नाराज़गी दुरुस्त थी, सब कुछ खतरे में नजर आ रहा था। खबरों के लिए मार्क ने मुकामी स्टेशन लगाया। इसकी स्मार्ट 6 पुलिस की सरगर्मियों पर मरकूज थी। इसने जो भी सुना, इसमें कोई नुक्ता या बात इसके लिए अच्छी नहीं थी। मार्क की नज़र धुंधला गई, कानों में सीट के बज रही थी। प्लान है कुछ और था, लेकिन ट्रैफिक एक्सीडेंट ने इसे प्लान बी में बदल दिया था। स्टैगनाइट से माँ की गैर हाजिरी बुरा शगुन था। इत्तफाकिया फ्लाइट की ताहीर किसी कदर हक में थी, लेकिन हादसे ने सबको हिला कर रख दिया था। सिर्फ वही बचा था, माइकल गायब था, जो प्लान ए का हिस्सा नहीं था। हादसा भी प्लान ए में नहीं था और ना ही पुलिस। मिसेस हैरिसन के घर से निकलते ही रॉय ने एक बड़ा फैसला कर लिया। हैरिसन इंक्वायरी को अपग्रेड करके इसका दर्जा मेजर इंसिडेंट कर दिया था। अब अखराजात के अलावा पुलिस को वक्त भी ज़्यादा देना था और इसे ऑपरेशन सालसा का नाम दिया गया था। मार्क की कार तारीकी में आगे बढ़ रही थी। हेडलैम्प की रोशनी में वो जंगल की हदूद में दाखिल हो रहा था। मोबाइल की आवाज़ ने इसे चौंका दिया। इसने नंबर देखा, वो एशले का था। इसने हैंड फ्री पर जवाब दिया, हाय, कहाँ हो? रास्ते में। अभी तक अंधेरा फैलने का इंतजार कर रहा था। मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए, वापसी पर आऊँगा। तुम्हारी हमाकतें कब बंद होगी? मैं, तुम ठीक हो? एशले ने सवाल किया। आई एम नॉट ओके। खुद को संभालो।
काम हो जाए तो मुझे बता देना। जरूर, मार्क ने जवाब दिया। राब्ता खत्म होते इसने वाइपर चलाए, जिनके बस इसने रफ्तार कम कर दी। वो 10 मील फी घंटा की रफ्तार से सफर कर रहा था। जो जो करीब हो रहा था इसका हिसाबी इंतशार बढ़ता जा रहा था। मंजिल पर पहुंचकर इसने कार निस्बतन पुख्ता जमीन पर रोकी और हेडलैम्प्स की रोशनी में कब्र को घूरने लगा। नलकी निकालकर इसने कब्र को कैमोफ्लेज कर दिया और वो वैसे ही नजर आ रही थी। मार्क ने इत्मीनान महसूस किया। कार की रोशनी खुली छोड़कर इसने नए बूट चढ़ाए और टार्च लेकर नीचे उतर गया। गहरा सकूत तारी था। अचानक ही मध्यम सरसराहट हुई। मार्क की सांस रुक गई। आवाज के रूप पर इसने टार्च की रोशनी फेंकी। दरख्तों के दरमियान एक बड़े से परिंदे की झलक नजर और गायब हो गई। वो तीतर या चकोर था। खौफ के आलम में इसने टार्च की रोशनी उधर उधर फेंकी। फिर कार में से दीगर सामान निकाल कर कब्र पर आ गया। बूंदाबांदी के सिवा कोई आवाज न थी। नबातात का कैमोफ्लेज हटाकर इसने आयरन शीट पर नजर डाली। यूं लग रहा था कि लहरदार आहनी चादर वहां बरसों से पड़ी हो। मार्क ने आहनी चादर एक तरफ कर दी। अचानक इसे कोई ख्याल आया और वापस जाकर इसने गाड़ी की रोशनी ऑफ कर दी। टार्च एक तरफ रखकर इसने गहरी सांस ली। आई एम सॉरी पार्टनर, इसने सरगोशी की। मार्क ने खुदाई शुरू कर दी। जमीन नरम थी। फिर ताबूत तक पहुंचने में इसे 40-50 मिनट लगे। मिट्टी हटाकर इसने ताबूत का ढक्कन पूरी तरह नुमाया किया। सांस लेने के लिए ट्यूब का सुराख इसे निस्बतन बड़ा महसूस हुआ। वहम समझकर मार्क ने इसको नजरअंदाज कर दिया। स्क्रू ड्राइवर संभाल कर इसने एक के बाद दीगरे स्क्रू खोल दिए। ताबूत पर खड़े रहते हुए वो ढक्कन नहीं उठा सकता था, लिहाजा वो कब्र से बाहर आया। पेट के बल लेट कर इसने नीचे देखा। टार्च इसके मुंह में थी। हाथ नीचे करके इसने ताबूत के ढक्कन को छुआ। हेलो माइकल, मार्क ने आवाज कदरे बुलंद की और ताबूत को थपथपाया। क्या वो जिंदा है? ये बहुत बड़ा सवाल था। 4 दिन गुजर गए हैं। हवा की ट्यूब वो पहले ही निकाल चुका था। वो मर चुका है, मार्क के जहन ने कहा। इसने कशीदा साहब के साथ स्क्रू ड्राइवर ताबूत के ढक्कन में फंसाया। पाम डिवाइस तो हर सूरत हासिल करना था। कोई भी लाश के साथ पाम तक पहुंच सकता था। डिवाइस में ईमेल्स मौजूद थी। पुलिस सरगर्म थी। मार्क ड्राइव से खौफजदा था। मार्क ने स्क्रू ड्राइवर फंसाकर ढक्कन को थोड़ा सा उठाया और उंगलियां जुर्री में फंसा दी। धड़कते दिल के साथ इसने ढक्कन बुलंद करना शुरू कर दिया। वहां कुछ नहीं था। आलूदा पानी लर्ज रहा था। मार्क के हलक से बेसाख्ता चीज निकल गई। ताबूत का ढक्कन छूट कर नीचे गिरा और टार्च ढक्कन पर गिरी। इसकी सांस रुकी हुई थी। जिस्म लर्ज रहा था और चेहरे पर पसीना था। वो करवट बदल कर चित लेट गया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। मार्क के औसान हता हो चुके थे। ताबूत की गहराई इतनी नहीं होती कि लाश तय में बैठे और नजर न आए। माइकल ताबूत में नहीं था। ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? ये क्यों कर मुमकिन है? अगर माइकल निकल गया तो अपनी शादी पर क्यों नहीं आया? एशले को कॉल करने का ख्याल, लेकिन वो छूटते ही पाम के बारे में पूछेगी। स्क्रू अपनी जगह पर थे। माइकल निकल कैसे गया? बेलचा और स्क्रू ड्राइवर लेकर वो दोबारा कब्र में उतरा। ढक्कन खोलकर किसी न किसी तरह से बेलचे की मदद से इसने ढक्कन तिरछा बुलंद करके फंसा दिया। फिर हाथ पानी में डालकर ताबूत की तह को टटोलना शुरू कर दिया। पहले विस्की की बोतल का टुकड़ा, इसके बाद मैगजीन। वहां कुछ और न था। इसने बददिली के आलम में ताबूत और कब्र को साबिका हालत में किया और गाड़ी की तरफ चल दिया। दिमाग में ख्यालात का दरिया बह रहा था। सवाल ही सवाल थे। माइकल एक स्मार्ट आदमी था। क्या असल में सुबह माइकल का था? क्या वो मार्क और एशले के ताल्लुकात के बारे में जान गया था? वो इंतकाम ले रहा था। मार्क का जहन उसी दिन की तरफ गया जब एशले ने पहली मरतबा ऑफिस में कदम रखा था। जितने इंटरव्यू हो चुके थे, इनमें से कोई भी लड़की एशले के पास में नहीं थी। वो खुद भी इस तरह किसी लड़की से मुतासिर नहीं हुआ था जैसा कि एशले से हुआ था। वो दोनों ही एक दूसरे पर फेफ्ता हो गए थे और माइकल बेखबर था। 2 हफ्ते गुजरे थे कि उन्होंने सांस सोना शुरू कर दिया। 2 महीने बाद एशले ने मार्क को बताया कि माइकल इसमें दिलचस्पी ले रहा है और एशले को इसने डिनर पर मदऊ किया है। क्या करना चाहिए? मार्क नाराज हो गया, लेकिन नाराजगी इसने जाहिर नहीं होने दी। लड़कियां हमेशा माइकल पर गिरती थी। मार्क गोया माइकल के साए में जिंदगी बसर कर रहा था। कंपनी में माइकल का शेयर भी ज्यादा था। ये एशले का आइडिया था कि डिनर की दावत कबूल कर ली जाए और वो धीरे धीरे इससे मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। इसके बाद शादी, शादी के बाद तलाक, तलाक के लिए दोनों ने कामयाब डिजाइन तैयार कर लिया था। तलाक के बाद एशले निस्फ शेयर की मालिक बन जाती। मार्क का शेयर 33% था। यूं अक्सरियत इनके हाथ में होती और कंपनी का कंट्रोल भी। बाय बाय माइकल, डेड सिंपल बट नो मर्डर। एशले ने दरवाजा खोला तो वो गुस्से और हैरत के आलम में मार्क की अबतर हालत को तक रही थी। तुम पागल हो गए हो? यहाँ क्यों आए हो? वक्त देखो, मैं फोन करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। जरूरी बात करनी है। मार्क के चेहरे पर बदहवासी थी। एशले चंद सेकंड तक इसे घूरती रही, फिर सर बाहर करके सड़क पर दाएं बाएं देखा। कोई तुम्हारे ताकुब में तो नहीं है? नहीं। मार्क ने गंदे बूट दरवाजे पर उतार दिए। एशले ने उसे विस्की ला कर दी। एक मसला बन गया है। वो बोला, कैसा मसला? एशले के तेवर बदले। मार्क ने बेबसी से इसे देखा। वो वहाँ नहीं है। कौन नहीं है? मुझे नहीं पता। क्या हुआ? वो नहीं है। क्या मतलब? वो नहीं है या ताबूत नहीं है? मार्क ने कहानी गोशगुजार की। जब तुमने गुज़श्ता बार वहाँ से ट्यूब निकाली थी तो वहाँ कोई था? एशले ने पूछा। वहीं था। मैंने इसकी आवाज़ सुनी थी। वो मेरा दोस्त था, पार्टनर था। मैं कातिल नहीं हूँ। वो 2 दिनों तक कुछ मुख्तलिफ ज़ावियों से गौर करते रहे। दोनों के अजहान में शकूक व शुबहात थे जो उन्होंने एक दूसरे पर जाहिर नहीं किया। जाओ उसे तलाश करो। एशले ने आखिरी फैसला सुनाया इससे पहले कि वो तुम तक पहुंचे। मैं नहीं कर सकता। मार्क ने बेचारगी से कहा। तुम कर सकते हो, पहले भी तुम वहां गए थे। मार्क ने कदम उठाए। फोन का ख्याल रखना, हो सकता है फोन टेप हो रहे हो। एशले ने तंबीह की। हाँ, ख्याल रखूंगा। मार्क ने गर्दन हिलाई। हेलो रॉय। रॉय ने फोन उठाया। डिटेक्टिव, मैं डीसी बोटवुड। एमा जेन, हाय, वेलकम टू द टीम। शुक्रिया, मैं 6 हाउस में हूँ।
डीसी निकोलस ने आपको कॉल करने के लिए कहा था। राय ने महसूस किया जैसे एमा जेन नर्वस है। क्या बात है? वो बोला। कोरोबो से मशरक की जानिब 2 मील के फासले पर एश टाउन फॉरेस्ट से एक बॉडी मिली है। 1 घंटे में पहुंच रहा हूँ। खबर ने राय को चौंका दिया। शुक्रिया सर, एमा की आवाज़ आई। पुलिस पेट्रोल की कार की रहनुमाई में राय जंगल में 1 मील के अंदर गया। वो सोच रहा था कि बॉडी माइकल हैरिसन की है। इस ख्याल को रद्द करना बहुत मुश्किल था क्योंकि आखिरी मरतबा माइकल ही इस इलाके के आसपास देखा गया था। दौरान सफर इसने बॉडी की उम्र, कद काट के बारे में मालूम किया और ये मालूमात माइकल से मुताबिकत रखती थी। एक मोड़ काटने के बाद इसे चंद गाड़ियां नजर आई। क्राइम सीन का अहाता जर्द रंग के टेप ने किया हुआ था। 2 पुलिस की कारें थी। एक सब्ज रंग की वैन गालिबन कब्रिस्तान से मुतल्लिक थी। एक वैन सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर की थी। इसके अलावा लुइस स्पोर्ट्स कार्ड नाइंजल की थी। नाइंजल मुकामी पैथोलॉजिस्ट था। गाड़ी से उतरकर इसने गहरी सांस ली और माहौल की खुशबू में लाश का ताफुन शामिल नहीं था, यानी मरने वाली की मौत को ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। जमीन कीचड़ ज़्यादा थी। राय ने वहां जो टिंडल को भी देखा। हेलो हाय के बाद राय लाश की तरफ गया। नाइजल वहां पहले से ही घुटनों के बल बैठा था। लाश का वजन राय की तवक्को से कुछ ज्यादा था। सर के बाल छोटे और खड़े हुए थे। जिस्म पर हानेदार शर्ट और भीगी जीन्स मौजूद थी। पाँव में ब्राउन बूट्स थे। वो पुश्त के बल पड़ा था। मुंह खुला हुआ, आंखें बंद थी। खाल की रंगत सफेद थी। दाएं कान में सोने का छल्ला था। राय ने तस्वीर की आंख से माइकल हैरिसन का फोटो देखा। बालों का रंग तकरीबन एक जैसा था। नकूश भी मिलते थे लेकिन माइकल निस्बतन ज्यादा हैंडसम था। माइकल की अपनी क्लास थी। नाइजल ने सर उठाकर सवालिया नजरों से राय को देखा। नॉट श्योर, राय ने कहा। अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। नाइजल के हाथों पर रबर के ग्लव्स थे। इसने लाश का सर उठाकर निशानदेही की जहां एक डंड पड़ा हुआ था और खून जम गया था। किसी ठोस और कुंद शय से यहाँ जर्ब लगाई गई है, नाइजल ने कहा। राय ने बगौर जायजा लिया। कलाई पर घड़ी प्लास्टिक के फीते के साथ थी। सब्ज रंग का ब्रेसलेट दाएं कलाई पर था और कपड़े। क्या माइकल स्टैगनाइट पर यह हुलिया इख्तियार करता? जहन ने जवाब दिया नहीं। कपड़ों से कुछ बरामद नहीं हुआ, क्रेडिट कार्ड भी नहीं। कुछ अंदाजा है कि ये कब से यहाँ पड़ा हुआ है? राय ने सवाल किया। मुश्किल सवाल है। पैथोलॉजिस्ट खड़ा हो गया। यहाँ जो भी कंडीशन है इसे देखते हुए गालिबन ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे, मुमकिन है इससे भी कम, सर थाने में ले जाते हैं। राय पर सोच अंदाज में कहा। मार्क के उरिया बदन पर सिर्फ तौलिया था। वो स्पोर्ट्स क्लब के लॉकर रूम से शावर लेकर निकल रहा था। टोबियास ने दोस्ताना अंदाज में इसके कंधे पर हाथ मारा। आज तुम्हारा दिमाग खेल में नहीं था। हाँ, तुम दुरुस्त कह रहे हो, मार्क ने कहा। वजह समझ में आई है? 4 दोस्त अचानक तुमसे जुदा हो गए हैं। तुम्हारा पार्टनर गायब है और पुलिस भी तंग कर रही है। हाँ यार, चंद रोज मुझे टेनिस नहीं खेलने चाहिए। मार्क ने लाकर का डोर खोला और मोबाइल 2 मरतबा बोल उठा। फाइल उठाकर मार्क ने मुआजरत की और एक तरफ हट गया। डिस्प्ले पर 3 पैगामात का ऐलान हो रहा था। पहला, माँ की जानिब से कोई खबर हो तो बताए, और लंच पर ताहिर से ना पहुंचे। दूसरा, एशले का, मार्क तुम टेनिस कोर्ट पर होगे, जल्दी कॉल करो। तीसरा पैगाम भी एशले का था, प्लीज़ जल्दी कॉल करो, बहुत ज़रूरी। मार्क मजीद फासले पर चला गया। वो बौखला गया। बदतरीन हदशात के साथ इसने एशले को कॉल की। मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है। एशले की आवाज़ में हरास था। निस्फ घंटे कबल मुझे किसी औरत की कॉल आई। इसका नाम एमा जेन और ताल्लुक पुलिस से है। इसने सवाल किया, क्या माइकल कान में छल्ला पहनता है? मैंने जवाब दिया हाँ, और ये भी बताया कि मेरे कहने पर इसने हटा दिया था कि शख्सियत खराब होती है। मुझे तुमसे ये मालूम करना है कि स्टैगनाइट पर इसके कान में तलाई छल्ला था या नहीं। हो सकता है, मार्क ने कहा। तुम्हें पता है इसके मिजाज के बारे में कुछ कहना मुश्किल नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? पुलिस को जंगल से एक लाश मिली है जो माइकल से मुशाबहत रखती है। एशले ने बताया और रोना शुरू कर दिया। क्या अदाकार थी? इसे याद था कि फोन टेप हो सकता है। सिस्कियां लेते हुए इसने मजीद कहा, माइकल की माँ ने कहा है कि सब थाने में जाकर हमें लाश की शिनाख्त करनी चाहिए। पुलिस ने इससे भी दरखास्त की है। राय एक बार फिर ब्राइटन एंड होम सिटी मॉर्चरी में मौजूद था। सेल इसके कमरे में थी। हल्का हल्का हंसी मजाक चल रहा था। सेल ने चाय या कॉफ़ी के बारे में दरियाफ्त किया। राय ने कॉर्निश क्रीम की फरमाइश की। कैटल सीसीटी की आवाज़ आई, साथ ही डोरबेल भी बज उठी। वो कमरे से निकल गई। वापस आई तो डीसी निकोल हम रहा था। गुड आफ्टरनून राय, इसने बात से कहा। राय ने सर को जुम्बिश दी। क्या खबर है? जिल हैरिसन और एशले तशरीफ ला रही हैं। गुड। कुछ देर बाद घंटी फिर बजी। सेल ने दरवाज़ा खोलने के लिए हरकत की। सेल के अकब में 2 ख़वातीन अंदर दाखिल हुई। वो बेखबर थे कि इन्हें कौन छोड़ कर गया है। एशले के मुकाबले में जिल हैरिसन की ज़्यादा हालत ख़राब थी। अगरचे सोगवार वो भी थी। सेल के चेहरे पर पेशावराना संजीदगी थी। इसने महारत के साथ इन दोनों से मुस्तर बात की और वो दोनों को एक बाग से करीब ले गई जिसमें शीशे की खिड़की थी। बहुत इनके करीब खड़ी थी। जिल हैरिसन ने कुछ कहा और पीछे हट गई। क्या आपको यकीन है? सेल की आवाज़ आई। ये मेरा बेटा नहीं। इसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये माइकल नहीं है। एशले ने तस्दीक की। वो राय की तरफ देख रही थी। राय ने ताड़ लिया कि दोनों सच बोल रही हैं। तहम इसे हैरत इस बात पर थी कि जितना इत्मीनान जिल हैरिसन के तासुरात में इसे महसूस किया था, वो तासुर एशले के चेहरे पर नहीं था। गोया वो माइकल की लाश देखने के लिए आई थी। ग्लेन और राय ऑपरेशन सालसा के वर्क स्टेशन में अपनी टीम के साथ नजर आ रहे थे। इसके अलावा निकोल, बेलामोय और एमा जेन भी वहां मौजूद थे। ऑपरेशन सालसा का पहला रिव्यू एमा ने टाइप किया था जो राय के हाथ में था, जिसकी रोशनी में 28-20 साल माइकल के ग़याब के बारे में ब्रीफिंग दे रहा था।
जब वो मुमकिन मशकूक अफराद की तरफ आया तो बोला, मैं ज़ाती तौर पर माइकल के बिजनेस पार्टनर मार्क वान की तरफ से मुतमईन नहीं हूँ। नीज एशले भी मशकूक है। मजीद ये कि जिस एशले हार्पर के अंकल जो कनाडा से आए हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी गलत बयानी से काम ले रहे हैं। पानी पीने के लिए वक्फा लेने के बाद राय फिर गोया हुआ। मशकूक इलाकों में हमारी भरपूर सर्च जारी है। मैंने ज़ेरे आप सर्च का बंदोबस्त भी कर दिया है। अलावा हेलीकॉप्टर की मदद भी ली है। कुछ देर राय ने मीडिया के हवाले से बात की, फिर हेल्दी फ्लावर के बारे में बताया कि वो तुम दही से मिट्टी के नमूनों पर काम कर रही है। रिपोर्ट के अख्ताम पर इसने मुख्तलिफ इम्कानात का जायजा पेश किया। पहला इम्कान यह है कि माइकल को कहीं कैद किया गया है, वो फरार होने में नाकाम रहा या इसे कैद से निकालने वाले खुद हादसे का शिकार हो गए। दूसरा इम्कान यह है कि वो मर चुका है या इसे कत्ल कर दिया गया है। और तीसरा इम्कान यह है कि अपने गयाब का ड्रामा उसने खुद रचाया है। कोई सवाल? आखिर में इसने कहा। ग्लेन ने हाथ उठाया। जो बॉडी मिली है इसका माइकल केस से कोई ताल्लुक बनता है? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। बॉडी जहाँ से मिली है वो इलाका किसके दायरा इख्तियार में है? ईस्ट डाउन डिवीजन। रॉय ने जवाब दिया। मार्क और एशले के लिए क्या करना है? मैं चाहता हूं कि गुज़श्ता जुमेरात के ब्राइटन एंड होम के तमाम सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाए, सुबह से लेकर रात 1 बजे तक। मार्क वान अपनी BMW पर उस रोज कहां से आया था? मुझे उम्मीद है कोई नई बात सामने आ जाएगी। मैक्स कैंडल एक उम्र रसीदा और बदशक्ल आदमी था। रॉय मैक्स से मुलाकात के लिए आया बरसों पहले जब उसकी बीवी सैंडी गायब हुई थी। इस वक्त रॉय ने रिवायती और गैर रिवायती हर तरीका आजमाया था। इसमें रूहानी और माफूकुल फितरत मुजाहिर भी शामिल थे। इसने हर जानने वाले से रब्ता किया, लेकिन सैंडी का केस बजाते खुद समझ ना आने वाले असरार का हामिल था। मैक्स गिनती के उन चंद अफराद में शामिल था जिन पर राय आज खुद भरोसा करता था। मैक्स मुंह फट और साफ गो था। इसने सैंडी के बारे में अजीब तर बात की। इसने बताया कि सैंडी का कभी कोई वजूद ही नहीं था, लिहाजा वो कहाँ है, जिंदा है, मुर्दा है, वो नहीं बता सकता। मैक्स का तरीकाकार मुख्तलिफ था। वो अरवाह से रब्ता करने का दावेदार था। ताहम माइकल के बारे में इसका रद्देअमल बड़ा मुस्बत साबित हुआ। एशले का दिया हुआ ब्रेसलेट जब रॉय ने पकड़ाया तो मैक्स ने यूं फौरन ब्रेसलेट ऑफिसर की तरफ वापस फेंका जैसा कि रॉय ने अंगारा इसके हाथ पर रख दिया हो। ये इसका नहीं है, वो गुर्राया। लेकिन ये माइकल की मंगेतर ने मुझे दिया है, रॉय ने कहा। फिर मंगेतर से मालूम करो। बहरहाल ये माइकल का नहीं है। रॉय ने इसे टिश्यू में लपेट कर जेब में रखा। क्या तुम माइकल के बारे में कुछ बता सकते हो? मैक्स ने एक दराज खोलकर न्यूज ऑफ द वर्ल्ड की कॉपी निकाली। चंद सफात पलटने के बाद एक जगह रुक गया। इस पेज पर माइकल की तस्वीर और खबर मौजूद थी। मैक्स पलक चिपकाए बगैर तस्वीर को घूरता रहा, फिर आंखें बंद कर ली। इसने बंद आंखों से फिर दाएं बाएं की तरफ देखा और कुछ देर बाद आंखें खोल दी और राय को घूरने लगा। जिंदा है? वो बोला। कौन? राय के मुंह से बेख्तियार एक लफ्ज निकला। क्या मतलब कौन? माइकल और कौन? मैक्स की पेशानी पर बाल आए। वाकई? कहाँ? मुझे इस तक पहुंचा दो, मेरी मदद करो। राय किसी कदर जज्बाती हो गया। मैक्स ने कुछ देर बाद जवाब दिया, वो एक छोटी और तारीख जगह है। क्या ये ताबूत है? राय ने बेचैनी से सवाल किया। मैं नहीं जानता। इसने आंखें बंद करके खोली। धुंधला मंजर है, अलबत्ता माइकल में ताकत नहीं है, नब्ज भी धीमी है। राय हैरान था कि मैक्स क्यों कर ऐसा कर रहा है। क्या वो जंगल में है या टाउन में, जमीन के नीचे या ऊपर? राय, मैं नहीं देख पा रहा, मैं नहीं बता सकता। क्या वो मरने वाला है? मेरा ख्याल है कि उसके पास वक्त बहुत कम है। माइक, हर कोई ऐसा खुशकिस्मत नहीं होता। ये गैर मामूली सूरत हाल है। तुम्हारा लकी डे है और मेरा भी। व्हाट ए डे, व्हाट ए लक। माइकल पर नक्काहत तारी थी। बुखार से बदन लर्ज रहा था। इसने देखने की कोशिश की, कुछ नजर न आया। बोलने वाले का लहजा शनाख्त करने में भी वो नाकाम रहा। ऑस्ट्रेलियन था या शायद जनूबी लंदन। इसका दिमाग चकरा रहा था। इसे ये भी इल्म नहीं था कि वो ताबूत में है या कहीं और। क्या वो मर चुका है? सर फोड़े की माने दुख रहा था। हलक में कांटे पड़े हुए थे। इसने मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन होंठों ने एक दूसरे से जुदा होने से इनकार कर दिया। तुम एक खौफनाक ताबूत में मरने के करीब थे। आवाज़ फिर आई, लेकिन तुम एक बहुत अच्छी और खुशखबर हो। शायद अब तुम्हारी जान बच जाए, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकता। आवाज़ तारीकी में मादूम हो गई। माइकल ने अचानक डूबना शुरू कर दिया। यूँ लगा जैसे वो किसी लिफ्ट में नीचे जा रहा हो। ताहम इसे अपने हवास पर एतमाद नहीं रहा। वो बोलने से कासिर था, आंखें बंद थी। यूँ महसूस हुआ जैसे वो बेहोश होने वाला हो। अचानक गर्मी और रोशनी का जमाका सा हुआ। इसकी आंखें खुल गई, लेकिन फौरन ही माइकल को आंखें बंद करना पड़ी। अंधी कर देने वाली रोशनी थी। माइक, तुम्हें सोना नहीं चाहिए, जागते रहो। वही आवाज़ सुनाई दी। अगर तुम मेरी मौजूदगी में मरे तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। मैं तुम्हें पानी और ग्लव्स देने वाला हूँ। तुम्हारा खाना आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया जाएगा। मैं जिंदा रहना और जिंदा रखना जानता हूँ। तुम खुशकिस्मत थे कि मैं आ गया हूँ। माइकल की यादाश्त ने काम करना शुरू कर दिया। इसको ताबूत से निकालकर किसी नरम जगह पर रखा गया था। चंद मिनट का फर्क पड़ता तो वो ताबूत पर डूबकर मर जाता। मान ठंडा पानी किसी ने इसके चेहरे पर फेंका। माइकल को वक्ती शॉक महसूस हुआ। इसके नज़दीक इसने तारीकी में गीली आंखें झपकना शुरू कर दी। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा रहा, सिर्फ बेदार रखना मकसूद है। इस मरतबा लबल है जब माइकल ने शनाख्त कर लिया। वो यकीनन ऑस्ट्रेलियन था। इसने हरकत करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। इस शक हुआ कि इसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। तुम सोच रहे होगे कि मैं कौन हूँ और तुम कहाँ हो। परेशान मत हो और बोलने की कोशिश मत करो। मैं डक टेप हटा रहा हूँ, बोलूंगा सिर्फ मैं, तुम सुनोगे। इसने गोया हुक्म सादर किया। ताहम टेप अभी तक मुंह पर था। माइकल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्या वो ख्वाब देख रहा है? जहन ने सवाल किया। माइक, पहले यहाँ के असूल ज़वाबित को समझ लो। तुम मेरा नाम नहीं पूछोगे, ना तुम ये जानने की कोशिश करोगे कि हम कहाँ हैं। समझ गए? माइक, मैं 5 दिन से तुम और तुम्हारे दोस्त को सुन रहा था। क्या नाम है? वो डेवी। तुम्हारी परेशानी बढ़ती जा रही थी।
तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी तुम्हारी तरह रद्द-ए-अमल पेश करता। वो हंस पड़ा। डेवी का पागलपन मेरे काम आ गया। मैं खामोशी से तुम दोनों की बातचीत सुनता रहा। दो अफराद की गुफ्तगू में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तुम फंस गए थे और समझ रहे थे कि दुनिया में सिर्फ डेवी बचा सकता है जो तुम्हें बचाएगा, लेकिन मैं भी था और खामोश था। मेरी तरबियत ऑस्ट्रेलियन मैरीन में हुई है। मेरा काम यह है कि अपने और दूसरों की जिंदगी कैसे बचाई जाए। हमारी तरबियत के मुख्तलिफ पहलू होते हैं। टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सिग्नल्स का अहम रोल है, लेकिन तुम्हारी जान दौलत की वजह से बची है। मैंने एशले और मार्क को भी ट्रेस कर लिया था। मुझे ये यकीन दरकार था कि दौलत तुमने जो फ़ोन नंबर डेवी को दिया, मेरे लिए वो बहुत मददगार साबित हुआ। माइकल ने स्टील की चमक देखी। मैं ये करना नहीं चाहता, ताहम मजबूरी है। कोशिश करूंगा कि ज्यादा तकलीफ ना हो। परेशान मत होना। माइकल तड़प कर रह गया। कर्बनाक चीख हलक में ही फंस गई। स्टील के तेजदार चाकू से नामालूम ऑस्ट्रेलियन ने माइकल की अंगिश्ते शहादत का एक हिस्सा अलग कर दिया।